नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जो है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हम देख रहे हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इससे पहले हमने आपके 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आता है, आप नए हैं चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण या फिर अति संवेदनशील। जो प्रारंभिक बचपन है वह भाषा विकास के लिए क्या रोल प्ले करता है, आपका पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बचपन जो है, बच्चा जो है उसका भाषा विकास जो है प्रारंभिक बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यह क्या है, एक अति संवेदनशील काल है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़कियों पर लड़कों की जीव विज्ञानिक महत्व को उजागर करता है, जातीय भेदभाव का परिचालक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या फिर लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। कि आप एक शिक्षक हैं और आपने क्या बोला, लड़कों को बोला कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो क्या ये आपका जीव विज्ञान महत्व को उजागर करता है? नहीं। भेदभाव, जातीय भेदभाव? नहीं। लड़के लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है? बिल्कुल सही। यह क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो है लड़के हैं तो वह क्या है, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करें। तो यह क्या है, एक रूढ़िवादिता धारणा चल रही है कि लड़कियां जो है वह सबूज रोती है। तो यह क्या है कि लड़के बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, यानी सॉफ्ट कॉर्नर मत लो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आकलन क्या है, आपसे पूछ रहा है। सीखने में सुधार का एक तरीका है, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चे को आप क्या है, लेबल कर रहे हो और वर्गीकृत करना बच्चे को, ये आपका गलत होता है। बच्चे को हमें क्या है, लेबल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, और वर्गीकृत करना बच्चे को, ये भी आपका गलत माना जाता है। ठीक है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, यानी कंपटीशन बढ़ाना है, प्रतियोगिता भावना बढ़ानी है, ये भी आपका गलत माना जाता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, बच्चे में आपको तनाव और दबाव उत्पन्न करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन केवल एक बच रहा है कि आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका होता है। हम बच्चे का आकलन इसलिए करते हैं ताकि उसने जो भी अधिगम किया है या फिर उसने कुछ जो सीखा है उसके हम क्या है, सुधार कर सके, इसलिए हम क्या है, आकलन करते हैं बच्चे का। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा। कि बच्चे क्या है, कुछ बच्चे जो है कभी कुछ नहीं सीखते, ये भी गलत कह रहा है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल। समावेशन क्या कहता है? मैंने बोला जो समावेशन होता है या फिर समावेशी कक्षा जो होती है, वहाँ पे हर प्रकार के बच्चे आपके पढ़ते हैं। चाहे बच्चा जो है उसे अधिगम विकार हो, या फिर बच्चा जो है इंटेलिजेंट हो, या फिर बच्चे को कुछ नहीं आता हो।
ठीक है? या फिर बच्चा चल नहीं पाता हो, हर प्रकार के बच्चे उस कक्षा में होते हैं। तो हमें क्या है, एक ऐसा दर्शन है कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को नियमित विद्यालय यानी रेगुलर स्कूल में, जो कि नॉर्मल स्कूल होते हैं, वहाँ डालते हैं और समान शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार होता है। यही आपका समावेशन कहलाता है। तो ऑप्शन 4th यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपके वंचित वर्ग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वो दूसरे को क्या है, जो है दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, गलत कह रहा है। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उन्हें होमवर्क दें, गलत हो जाएगा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही कह रहा है। चलिए चौथा देख लेते हैं कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएँ। उन्हें हमें क्या है, कक्षा से सेपरेट करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये एक शिक्षक का दायित्व होता है। आपके वंचित समूह के जो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या है, नकारना नहीं है, बल्कि क्या है, रेगुलर कक्षा में उन्हें शामिल करना है हमें, ठीक है? 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन-सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगिता की पहचान करता है? बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव और जल्दी-जल्दी बदलना यानी जिसे मूड स्विंग कहते हैं, अपमानजनक व्यवहार कर रहा है अगर बच्चा, और चौथा कह रहा है कि बी को डी, वज़ को 100 लिखता है और 21 को 12 लिखता है। तो इन सभी में से ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इन चारों में से आपका पूछा है कि कौन-सा आपका अधिगम निरोगता यानी अधिगम विकार से रिलेटेड है। तो आपको मैंने बताया था आपका जो डिसलेक्सिया होता है यानी एक पठन विकार होता है, जिसमें अब आपने सपोज़ क्या लिखा, बी लिखा, तो बच्चे को क्या है, वो डी समझता है इसको, ठीक है? उसको इन दोनों में भेद करना नहीं आता है, ठीक है? आपने 9 लिखा और आपने 6 लिखा, इन दोनों में भेद करना नहीं आएगा बच्चे को। तो इसका मतलब कौन-सा अधिगम विकार है इनमें से? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका क्योंकि डिसलेक्सिया के बारे में बोल रहा है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। यानी बच्चे को क्या है, देखने से प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, उसे नियमित विद्यालय में डालेंगे बिना किसी विशेष प्रावधान के करते हुए, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें उसके लिए क्या है, विशेष प्रावधान करना चाहिए और तब उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा आपका सही कह रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। यानी हमें उस बच्चे को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो ये तो गलत कह रहा है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें उसका एक प्रावधान करना पड़ेगा अपनी शिक्षा प्रणाली में, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप उसे अलग कर दोगे या फिर उसे अलग संस्थान में डाल दोगे, नहीं। आपको अपना जो है उसे उसके बच्चे के हिसाब से अपने कक्षा को डालना पड़ेगा। अगर बच्चे को नहीं दिख रहा है तो उसे आप फ्रंट जो है सीट पर बैठाएँगे, ठीक है? सही आंसर ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, जितने भी ये प्रश्न डाले गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके और आपकी आगामी परीक्षा के लिए ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है सेशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपने अगर नहीं देखी है पहले की मॉक टेस्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। चलिए, सीखना क्या होता है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सही कह रहा है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, ये तो गलत है। संवेगों के क्षीण संबंध होते हैं संवेगों से, गलत। सीखने वाले से समूह से स्वतंत्र होता है, सीखने वाले से स्वतंत्र होता है, नहीं। सीखना क्या होता है? सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नवा प्रश्न कह रहा है, अपने चिंतन में आवश्यक अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों में क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तन लाना है, बच्चों की चिंतन शक्ति में स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करना बच्चे के साथ हमेशा सही माना जाता है, ठीक है? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, ठीक है? जहाँ पे भी आ जाएगा दंड देना या फिर दंड के साथ-साथ अगर पूछा जाएगा कि आप बच्चे को क्या है पुरस्कार दे रहे हो, तो पुरस्कार देना भी गलत होता है, ठीक है? हमारे पेडागोजी में पुरस्कार देना भी आपका गलत माना जाता है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना बच्चे को ये भी आपका गलत कह रहा है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए आपको, ठीक है? प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना गलत होता है, याद करना गलत होता है, नकल करना गलत होता है, तो केवल एक ही बचता है आपका जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ठीक है? यह एक सक्रियबद्ध प्रक्रिया में आता है आपका, ठीक है? जहाँ पे भी आ जाएगा कि हम बच्चे को क्या है नकल करवा रहे हैं या फिर बच्चे को कंठस्थ करने के लिए बोल रहे हैं, बच्चे को क्या है प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं, बच्चे को हम गृह कार्य दे रहे हैं, प्रत्यस्मरण कर रहा है बच्चा, याद करने के लिए कह रहे हैं, ये सब आपके नेगेटिव होते हैं यानी गलत माने जाते हैं, ठीक है? ये शब्द आपके आंसर को जो है गलत बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, पुरस्कार के लिए, मैंने बोला पुरस्कार गलत हो जाएगा, शिक्षक की डाँट से बचने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, यानी हम बच्चे पर दबाव डालें, कॉम्पिटिशन बढ़ा रहे हैं, गलत हो जाए अपनी रुचि से, बिल्कुल बच्चा तभी गतिविधि में भाग लेता है जब उसकी रुचि हो, उसका इंटरेस्ट हो अंदर से, ठीक है? ऐसा नहीं कि दूसरे के कहने पर कि वह क्या है कॉम्पिटिशन में आ रहा है या फिर उसे हम डाँटेंगे या फिर पुरस्कार के लिए, नहीं। उसकी अपनी आंतरिक रुचि होगी, ठीक है? अभी प्रेरणा होगी उसकी खुद की कि वह किसी गतिविधि में भाग ले। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषिकता जो होती है वह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, ठीक है? एक शिक्षक को जो अगर शिक्षक जो है वह बहुभाषिक कक्षा में है तो उसे क्या है उसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एक बाधा के रूप में गलत, परेशानी नहीं, समस्या नहीं, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कि बच्चे ने गलती करी है और कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, गलत हो जाएगा। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है, कि बच्चा कमज़ोर है या फिर उत्कृष्ट है इसके अवसर उसकी गलतियां बताती है, नहीं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, कि शिक्षक भी विफल हो गया और शिक्षार्थी विफल हो गए, ये भी गलत कह रहा है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही है। कि अगर बच्चा गलती करता है तो एक शिक्षक को क्या है उसको गलती करने देना चाहिए, इससे हमें पता लगेगा कि बच्चा कहाँ तक जो है अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है और कहाँ तक उसको समझ में आया है जो चीज़ हमने उसे पढ़ाई है, ठीक है? तो एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए बच्चे की गलती, ठीक है? 14 प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है? तो यह कथन किसका है? प्याजे का है, स्किनर का है, पेवलोव का है या फिर यूंग का है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का एक निर्माता होते हैं और वह क्या है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। तो यो कहा था आपके जीन पियाजे ने, जो कि क्या थे आपके संज्ञानवादी थे। जीन पियाजे क्या थे आपके संज्ञानवादी थे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमको बच्चे को क्या है एक नन्हा वैज्ञानिक है उसे करके सिखाएंगे हम, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। एक बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देता है? पूर्ण स्वतंत्रता देना, नहीं। नैतिक शिक्षा, नहीं। और शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उन्हें सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारी शिक्षण पद्धति क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। पहले शिक्षण पद्धति क्या थी आपकी? शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब क्या हुआ है आपकी? बाल केंद्रित। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, प्रौद्योगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देना। प्रतियोगिता को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना गलत है और पुरस्कार देना मैंने बोला गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सहायता ना देकर, यानी शिक्षक सहायता नहीं दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। उस पर एक भाषण देकर, उस पर एक भाषण देकर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर ये हो जाएगा कि अगर कोई जटिल परिस्थिति है तो शिक्षक क्या है उन्हें उस परिस्थिति को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटेगा और उसके बाद बच्चों को क्या है निर्देश देगा अपने, ठीक है। तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि विज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने ग्रहण किया है। ये आपका प्रश्न कह रहा है कि हमें शिक्षार्थियों से ऐसी अपेक्षा करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान को ग्रहण करा है, उसी प्रकार से वह उसे प्रस्तुत करें। अच्छा है एक प्रभावी आकलन है, समझात्मक है, अच्छा तो नहीं है। ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएँगे। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, नहीं। समझात्मक है, बिल्कुल सही, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, बिल्कुल। अगर आपने बच्चे को कुछ बोला तो वह क्या है उसे रट करके फिर से पुनः प्रस्तुत कर देगा, तो ये आपका अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो है वह क्या है अपने अनुभवों की व्याख्या करता है, कुछ नया सीखता है, ठीक है? और उसे ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। चलिए 18 प्रश्न क्या कह रहा है? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र समान रहता है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है या फिर अवनत होता है। ठीक है? कि जब हम बच्चे को क्या है समूह में चर्चा करने के लिए कहते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन करता है बच्चा, अपने सहपाठियों से ग्रुप डिस्कशन करता है, तो उसका अधिगम क्या होता है? समान रहता है? नहीं। बेहतर होता है? बिल्कुल सही। उसका जो है, जो उसका अधिगम वक्र होता है, जो अधिगम का ग्राफ होता है, वह क्या होता है? बेहतर होता जाता है, ठीक है? क्योंकि वह क्या है अपने बच्चों अपने जो साथी है या फिर समवयस्क है, उनके साथ क्या है, समूह चर्चा करता है। 19वाँ प्रश्न क्या कह रहा है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। कि मैंने बोला विकास की जो गति है हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। किसी में जल्दी विकास होता है, किसी में कम विकास होता है, देरी से विकास होता है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी की ओर, अव्यवस्थित या फिर अप्रत्याशित। ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किंतु यह एक अव्यवस्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि किंतु यह एक अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास पृथक होता है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ये तो गलत कह रहा है।
कि विकास जो है वह जन्म से स्टार्ट होता है और फिर उसका खत्म हो जाता है, नहीं। विकास जो होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है? विकास जो होता है जब बच्चा जो है तेरी माँ के गर्भ में रहता है, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और जब तक जो है वह मरा नहीं तब तक उसका विकास चलता रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बिल्कुल, आपका समाज और संस्कृति आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास एकल आयामी है, नहीं, विकास जो है बहुआयामी है और विकास पृथक होता है, ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं आपका। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपको और एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज़ कराने के लिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 21वां प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होना यानी जीन्स के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट, इन दोनों का मेल ही आपका डेवलपमेंट होता है। एक फॉर्मूला भी बनता है कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, यानी विकास बराबर वंशानुगत और गुणा गया आपका इन्वायरमेंट यानी आपका वातावरण या फिर पर्यावरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका, तो हो जाएगा डी ऑप्शन। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? गौड़, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या फिर मुख्य भूमिका? तो परिवार जो होता है वह क्या है, मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है, बच्चा अगर पैदा होता है तो अपने परिवार के साथ ही उसका सबसे पहले इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है उसका परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो निगमन विचार करता है, ये गलत है। ये आपका प्याजे का प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक जो है बच्चा वो क्या है, निगमन तर्क नहीं, निगमन आपका जो है औपचारिक में होता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ठीक है, बच्चा जो है मूर्त अवस्था में, यानी आपका मूर्त कौन सी है, तीसरी अवस्था में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही। औपचारिक में अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक खेल। औपचारिक में इससे पहले ही कल्पना परक खेल हो जाता है। ठीक है, सहसा अवस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने के सक्षम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, यानी वर्गीकरण यानी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ठीक है, वर्गीकरण करना शुरू कर देता है आपका। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है? अभिप्रेर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन या फिर कार्य कारण। तो कि धूप में बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यह क्या है, कार्य कारण है, क्योंकि उसने देखा होगा कि धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, तो इसलिए उसने यह कह दिया कि धूप में जल्दी कपड़े सूखते हैं, कार्य कारण की वजह से। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के, आकार किस्म से, मात्रा प्रकार से, आकार मूर्त परकता से या फिर प्रकार और मात्रा से। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डैश हो जाएगा, यहाँ पे छपा नहीं है, डैश हो जाएगा यहाँ पे। डैश में भिन्न होता है, यानी जो है प्याजे ने कहा था कि बच्चों का जो चिंतन जो स्तर होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है लेकिन मात्रा में सेम रहता है। मात्रा में बराबर रहता है लेकिन प्रकार से भिन्न होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, उपहार देना गलत।
अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना या फिर प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। स्पष्टीकरण गलत। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, पुनर्बलन प्रदान किए, परिपक्व होने से और अनुकरण। अनुकरण गलत हो जाएगा। परिपक्व नहीं, पुनर्बलन नहीं। वाइगोस्की जहाँ पे भी आ जाएंगे वह किस पे बल देता है? आपका समाज पे बल देते हैं, यानी बच्चा जो अपने समाज में रह करके सीखता है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतर क्रिया करके बच्चा सीखता है। किसके हिसाब से? आपको वाइगोस्की के हिसाब से। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण या फिर संवेगात्मक विकास के चरण। इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। नैतिक विकास जो है यह किसकी थ्योरी है? आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, बाल केंद्रित तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हमें देखना है बाल केंद्रित। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो। पुरस्कार और दंड गलत। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों ने याद करना गलत। एक कक्षा पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन हो और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती हो गलत। जहाँ पे भी आ जाएगा कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो यह एक बाल केंद्रित को दर्शाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका कि बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है या फिर दूसरे के अनुकरण की उपयोगिता है। तो आपका बुद्धि क्या है? तो बुद्धि हो जाएगा आपका सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मोटिवेशन आपका ज़रूरी है। ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ के लिए आप बने रहें चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।